कहानी का शीर्षक है भूतों की आत्मा। ये इस गांव में मकान किराए पर इतने सस्ते क्यों हैं? रमेश बाबू ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा जो कि उसके घर के पास का दुकान चलाता था। क्या बताएं बाबू, लोग कहते हैं कि इस गांव में रात को भूत आते हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखे। पता नहीं किसने ये अफवाह उड़ाई है। रमेश बाबू शहर से ट्रांसफर होकर इस गांव में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आए थे। वह घर की तरफ से निकला तो रास्ते में उसे एक महिला मिली। बाबू, तुम उस सामने वाले घर में आए हो तो सावधान रहना, उस घर में भूत है। हाँ, वो सामने वाला दुकान वाला बाबा भी कह रहा था। कौन बाबा? वहाँ तो कोई बाबा नहीं है, वो तो मेरी दुकान है। अभी मैं किसी को सामान देकर आ रही हूँ, लगता है आपको वहम हो गया है। ये कहकर वह औरत अपनी दुकान पर जा बैठी। रमेश बाबू अपने हाथ में रखा सामान उसे दिखाना चाहता था, लेकिन उसने जब अपना थैला देखा तो वह खाली था, उसमें सामान तो था ही नहीं। रमेश बाबू भूतों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने उसे वहम समझा और दोबारा उस दुकान से सामान लिया और उस औरत को पैसे चुकाकर घर आ गया। शाम को वो खाना खाकर टहलने निकले। उन्हें एक बच्चा दिखा जो अकेला उस अंधेरे में बैठा था। रमेश बाबू उसके पास पहुंचे। वो कुछ कहते उसके पहले बच्चा बोला, अंकल जी, आप उस घर में रहते हैं? ध्यान से रहना, वहाँ भूत हैं, मेरे सारे दोस्त कहते हैं। ये कहकर वह मुंह से रेल इंजन की आवाज़ निकालता हुआ चला गया और अंधेरे में गायब हो गया। रमेश बाबू ने सिर को झटका और मन ही मन बड़बड़ाए, सब पागल हैं, सब पागल हैं जो ये कह रहे हैं कि इस गांव में भूतों का डेरा है। सबका दिमाग खराब हो गया। रात को वो उस घर में आराम से सोए, कुछ परेशानी नहीं हुई। अब तो उन्हें पक्का यकीन हो गया कि गांव के लोग गंवार हैं और किसी की भूत की अफवाह पर उन्हें विश्वास कर लिया है। वो सुबह तैयार होकर अपने ऑफिस की तरफ चल दिए जो गांव की सीमा पर था। रास्ते में सब गांव वाले अपना काम कर रहे थे। उन्हें तो कहीं भी भूत का चिड़िया भी नजर नहीं आई। वो ऑफिस पहुंचे, 3-4 कर्मचारी ही थे। रमेश बाबू ने सोचा यहाँ तो ऊपरी कमाई नहीं होगी, उन्हें तुरंत ही तबादला करवाना होगा। तभी चपरासी चाय लाया। उसने पूछा, साहब कहाँ रह रहे हो? पास ही के गांव में, खेड़ा गांव में। साहब, ये खेड़ा कहाँ है? अरे पास ही तो है। रमेश बाबू थोड़ा रौब से बोले, साहब मेरा जन्म इसी जगह हुआ है, ऐसा तो कोई गांव है ही नहीं। रमेश बाबू पहले ही अपनी ऊपरी कमाई न होने के अनुमान से परेशान थे, ऊपर से चपरासी के सवालों से वो और परेशान हो गए। तो उन्होंने चपरासी को डांट दिया। चपरासी चला गया। शाम को बड़ी मुश्किल से दिन काट वो घर वापस चल दिए। वो जब नाला पार कर गांव में घुसे तो पाया वहां गांव तो बदल गया था। वहां का नज़ारा काफ़ी अजीब था। वहां पहले जैसा कुछ नहीं था जैसा वो सुबह छोड़ कर गए थे। वे जल्दी से अपने घर की जगह पहुंचे तो देखा वहां पे खाली मैदान था। उनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। तभी उसे वही बुजुर्ग महिला और बच्चे दिखे जो उसे कल मिले थे। रमेश बाबू उनके पास पहुंचे। उन्होंने बड़े बेचैनी भरे स्वर में पूछा, आप सबसे मैं कल मिला था ना, और बात भी की थी। मेरा घर तो यहीं था, आज नहीं। उन तीनों ने जैसे सुना ही ना हो और आश्चर्यचकित होकर बुजुर्ग बोले, बेटा क्या बात करते हैं, हम तो खुद नए हैं और हमारे एक रिश्तेदार का घर ढूंढ रहे हैं। ये कह वो तीनों आगे बढ़ गए। रमेश बाबू की अब हालत खराब थी। उनकी स्थिति ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। उसके घर में उसकी पत्नी, बच्चा, सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि उसे अगले दिन ऑफिस में दिखाने थे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो बहुत दुखी हुए और पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने महिला इंस्पेक्टर को सारी बात बताई। महिला इंस्पेक्टर जोर से हंसी और बोली, अभी तो पूरी तरह शाम भी नहीं हुई और अभी से चढ़ा लिया है क्या? घर ही गायब हो गया, पत्नी और बच्चे भी गायब हो गए। पागल हो गया, जाओ यहाँ से। इतना कह वह जीप लेकर राउंड पर निकल गई। अब तो रमेश बाबू का बुरा हाल था। वो बदहवासी में बाहर निकले तो उन्हें अपना चपरासी साइकिल से आता दिखा। उनकी जान में जान आई। उन्होंने चपरासी को रोका और लगभग रोते हुए अपनी बात झट से पूरी बता दी। चपरासी उनके मुंह की तरफ देखकर बोला, कौन हो भाई, और ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? मैं कोई चपरासी नहीं हूँ और ना ही यहाँ कोई आसपास ऑफिस है, लगता है तुम पागल हो। यह कहकर चपरासी साइकिल पर चढ़ा और चला गया। अब तो रमेश बाबू को चक्कर आ रहे थे। वह उसी समय गाड़ी पकड़ अपने पुराने ऑफिस की तरफ चल दिए जहाँ से उनका ट्रांसफ़र हुआ था। सुबह वे सीधा अपने पुराने ऑफिस पहुँचे। वहाँ देखा तो उनकी पत्नी और बच्चे पहले से ही मौजूद थे।
उन्हें देखकर रमेश बाबू आश्चर्यचकित थे और थोड़ा तसल्ली भी उन्हें हुई। रमेश बाबू कुछ बोले उससे पहले उनकी पत्नी बोली, आप कहाँ थे जी? 3 दिन हो गए आपको ढूंढते हुए। यदि आज नहीं आते तो हम ऑफिस वालों को साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाने वाले थे FIR कराने। क्या बात करती हो? कल तो तुम मेरे साथ थी। मेरा ट्रांसफ़र होने पर हम लोग तो खेड़ा गाँव गए थे ना। ये आप क्या कह रहे हो जी? मैं तो कहीं नहीं गई थी, घर पर ही थी। अपने बेटे राजू से पूछ लो, हम तो आपको ढूंढ रहे थे। अब रमेश बाबू जोर से हंसे। तुम सब लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, रमेश बाबू बोले। हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? कल से अपना राजू दुखी है, उसके दोस्त के परिवार ने आत्महत्या कर ली है और वो रोए जा रहा है। ऊपर से आप उजुल फुजुल बके जा रहे हो। रमेश बाबू की नज़र अपने बेटे राजू पर पड़ी। वह अखबार में नज़र गड़ाए दुखी बैठा था। अखबार में उसके दोस्त के परिवार की आत्महत्या की खबर छपी थी, फोटो के साथ। फोटो देख रमेश बाबू एकदम से चिल्लाए और बोले, इन लोगों को तो मैं कल ही खेगड़ा गांव में देखा था, तो ये कल कैसे आत्महत्या कर सकते हैं? ये वो बुजुर्ग, दुकान वाली महिला, वह बच्चा, वह महिला इंस्पेक्टर और वह चपरासी सभी थे वहाँ पे। रमेश बाबू ने पूरी खबर पढ़ी तो उनके होश ही उड़ गए। अब तो वो जोर जोर से हंसते, कभी इधर जाते कभी उधर। अरे इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इनको हॉस्पिटल ले जाओ, कोई बोला। रमेश बाबू को हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ उन्हें पागल घोषित कर दिया गया। पागल खाने में वो हंसते रहे। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उनकी पत्नी और बेटे की हालत भी खराब, पूरा परिवार बिखर गया। पागल खाने में इन्हें एक और पागल के साथ रखा गया। वह पागल दीनू था। एक दिन रमेश बाबू का साथी उन्हें देखने के लिए पागल खाने आया। दीनू और रमेश बाबू को साथ देखकर वह चौंक गया। रमेश बाबू का साथी तुरंत दीनू को पहचान गया। वह वही था जिसकी जमीन को छुड़वाने के लिए रमेश ने उससे 1 लाख रुपए मांगे थे। उसकी जमीन उसके गांव के एक जमींदार ने हड़प ली थी। उस जमींदार ने रमेश को भी पैसे दे दिए थे, अपने साथ मिला लिया था। रमेश दीनू को भी डबल क्रॉस करके उससे भी पैसा हड़पना चाहता था। पैसे नहीं मिलने पर रमेश ने दीनू की सहायता करने से मना कर दिया था। दीनू की जमीन ही उसकी रोजी रोटी थी। इसी दुखी में भूखे रहने के डर से उसके पिता, बहन, भाई, पत्नी और बेटे ने आत्महत्या कर ली। दीनू भी साथ था, लेकिन उसे बचा लिया गया, पर वह इस गम में पागल हो गया है। रमेश का साथी उसे बुरे कर्म करने से मना कर रहा था, लेकिन वह नहीं मानता। आज उसका साथी देख रहा था कि दीनू के परिवार ने रमेश से बदला ले लिया। वह पागल था और उसका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा था। दीनू का परिवार शरीफ था, इसलिए रमेश को मारा नहीं, लेकिन उसकी हालत मरने से भी बदतर थी। शरीफ भूत आत्माएं बन गए थे सबने बुजुर्ग, महिला, बच्चा, चपरासी व महिला इंस्पेक्टर बन रमेश बाबू को पागल कर दिया। ऐसा जाल बुना, गांव बनाकर उसे वहां बुलाकर कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा। रमेश का साथी जैसी प्रभु तेरी इच्छा कहते हुए पागल खाने से निकल गया। उधर रोज दीनू पागल खाने में रमेश बाबू की बुरी तरह पिटाई करता है। वे चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन पागल खाने वाले उसे पागल समझ कुछ नहीं कहते। दीनू मारते हुए कुटिल हंसी हंसता है। पता नहीं वो पागल था या नहीं, शायद नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए अब हम आपको दूसरी कहानी की तरफ ले चलते हैं, जिसे सरोज वर्मा ने लिखा है। यह एक 100 साल पुरानी हवेली की कहानी है, जो उनके चाचा जी के वहाँ बचपन में सुनाई जाती थी। चलिए अब हम सरोज के चाचा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है, आज से लगभग 45 साल पुरानी। तब मैं नया नया डाक बाबू हुआ था। एक कोई छोटा सा कस्बा था जहाँ मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। नौकरी मिलने की खुशी भी थी और घर छोड़ने का दुख भी। बस फिर क्या था, निकल पड़ा बुढ़िया बिस्तर बांध कर उस कस्बे की तरफ। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। दिन भर के सफ़र के बाद रात को 12 बजे उस कस्बे पर पहुंचा। अनजान जगह और इतनी रात में कोई ठिकाना नहीं, ना कोई मिलने वाला। मैं बस से उतरा, उस कस्बे के भीतर सकरी गलियों में चलता चला गया। कोई भी दुकान और किसी भी छोटी घर का दरवाज़ा तक नहीं खुला था। मैं किसी से पूछ सकूं कि इतनी रात गुजारने के लिए कहीं कोई जगह मिल सकती है क्या। फिर मन में आया कि बस अड्डे पर ही कहीं से किसी से पूछ लेना चाहिए था कि कोई रात भर सिर छिपाने के लिए कहीं जगह मिलेगी क्या। मैं ऐसे ही चलता जा रहा था, तभी गली से हटकर थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा हवेली नुमा मकान दिखाई दिया, जहाँ से रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा चलो कोई तो मिला जो अभी तक जाग रहा है, इसी के घर वालों से पूछता हूँ कि कोई रात भर के लिए ठहरने की व्यवस्था हो जाए। तो मैं उस बड़े मकान के पास पहुँचा तो वो सच में मकान नहीं, हवेली ही थी।
दरवाजे के पास जाकर उसे खटखटाते वक्त थोड़ा संकोच तो हुआ, लेकिन मैंने भी बेशर्म बनकर दरवाजा खटखटा ही दिया। क्या करूं, मजबूरी थी, उसके सिवा कोई और रास्ता तो था नहीं। दरवाजा खटखटाते ही एक नवयुवती ने दरवाजा खोला जो घूंघट में थी। मैंने उसे अपनी समस्या बताई और साथ में उस नियुक्ति पत्र को भी दिखाया। उसने मेरी बात पर भरोसा कर लिया। फिर वो बोली, अगर आपको ऐतराज न हो तो रात भर के लिए आप यहीं हवेली में रुक सकते हैं। बाहर की ओर इस हवेली के लिए साथ लगा हुआ एक नौकरों वाला कमरा था। सारा जरूरत का सामान वहाँ पर है, मिल जाएगा आपको, जैसे कि बिस्तर वगैरह। बस मैं आपके लिए उस कमरे में पीने का साफ पानी रख देती हूँ और कुछ जलपान की व्यवस्था कर देती हूँ। मैंने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ पीने का पानी रख दीजिए और वो कमरा बता दीजिए कहाँ है। बस वो बहुत ही होगा आप मेरे लिए। इतना आपने जो किया है क्या वो कम है? रात भर के लिए सिर छुपाने की जगह मिल गई। वो बोली, ऐसे कैसे, आप हमारे लिए मेहमान हैं, पहली बार पधारे हैं, बिना कुछ खाए कैसे सो जाएंगे? अभी आपके लिए कुछ लाती हूँ। और इतना कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद कुछ बेसन के लड्डू और नमक पारी लेकर मेरे सामने हाजिर हुई। बोली, लीजिए आप जलपान ग्रहण करें, मैं अभी आपके लिए पीने का पानी लेकर आती हूँ। वह थोड़ी देर में एक छोटा सा मटका लेकर हाजिर हुई। थोड़ी देर बाद वह लड़की खड़ी होकर बोली, एक बात कहनी थी आपसे। मैंने कहा, कहिए। वो सकुचाते हुए बोली, ये पत्र मैंने अपने पति को लिखा है, वो परदेश गए थे, अभी तक नहीं लौटे। आप तो डाक बाबू हैं, क्या ये पत्र आप मेरे पति तक पहुंचा देंगे? मैंने कहा, क्यों नहीं। और वो पत्र मैंने उससे ले लिया और वो चली गई। मुझे रात को बहुत गहरी नींद आई। सुबह किसी शोर से मेरी नींद खुली। शायद रोड पर कोई नगर पालिका का कर्मचारी झाड़ू लगा रहा था। मैं बाहर आया। वो आदमी मुझे देखकर चौंक गया। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, आप इस 100 साल पुरानी टूटी फूटी हवेली में क्या कर रहे थे? मैंने कहा, नहीं तो, यह रात में एकदम सही सलामत थी। उसने कहा, ऐसा ही होता है, यहाँ जो भी आता है। 100 साल पहले ही इस हवेली की मालकिन अपने पति का इंतजार करते यहाँ दम तोड़ दिया था, लेकिन वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो वही पत्र निकल कर आया जो किसी ने इस पत्र को 100 साल पहले इसी हवेली में लिखा था। कहानी का शीर्षक है भूतिया रास्ता। ये दो दोस्तों की कहानी है, रोहन और मुकेश, जो बहुत दिन के बाद अपने घर वापस आए थे और अपने दोस्त मोहित से मिलने जा रहे थे, जो पास ही के गांव में रहता था। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। रात के 11 बज चुके हैं। सुनसान सड़क पर एक बाइक रात के सन्नाटे को चीरती हुई चली जा रही थी। दोनों दोस्त रोहन और मुकेश अपने दोस्त मोहित के घर जा रहे थे। रोहन और मुकेश पूरे 2 साल के बाद रोहित से मिलने जा रहे थे। तभी रोहन मुकेश से बोलता है, यार अपने शहर में तो कुछ भी नहीं बदला। फिर मुकेश ने कहा, हाँ यार तूने सही कहा। यही सब बातें करते दोनों चले जा रहे थे। तभी मुकेश ने कहा, यार रोहन रात हो गई है, मैं तो कहता हूँ वो कब्रिस्तान वाली रोड पे मत चलियो यार। रोहन बोलता है, अरे भाई तुझे डर क्यों लगता है यार? डर मत, मैं तेरे साथ हूँ ना, तेरा भाई है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। मुकेश बोलता है, यार डर नहीं रहा हूँ, पर मुझे पता नहीं, वो कब्रिस्तान लोग बोलते हैं कि बहुत श्रापित है, वहाँ बिल्कुल भी जाने लायक नहीं है। मुकेश की बात सुनकर बोलता है, अभी भाई तू कैसी बात कर रहा है? मैं उसी रास्ते से ही जाऊंगा, उसमें टाइम भी कम लगेगा और हम लोग जल्दी पहुंच भी जाएंगे। मुकेश जानता था कि वो बहुत जिद्दी है, मानेगा नहीं, इसलिए मुकेश कुछ नहीं बोलता है। और फिर उसके बाद रोहन उसी रास्ते पर बाइक दौड़ाने लगता है। ये दोनों कुछ ही आगे गए थे, तभी इनकी बाइक झटके देने लगती है। तभी मुकेश कहता है, अरे यार क्या हो रहा है, सही से चला भाई। रोहन बोलता है, यार सही से तो चला रहा हूँ, पर पता नहीं क्या हो गया, बाइक अपने से ही बंद हो रही है। रोहन ने इतना ही कहा था कि बाइक झटके दे देकर थोड़ी दूर आगे जाकर बंद हो जाती है। बाइक बंद होते ही रोहन बोलता है, अरे यार ये बाइक ही बंद हो गई, इसको भी यहीं बंद होना था। फिर मुकेश बोलता है, अरे यार बंद हो गई तो क्या हुआ, फिर से स्टार्ट कर। मुकेश के इतना बोलते ही रोहन बाइक फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर बाइक स्टार्ट नहीं होती। तभी मुकेश ने एक ऐसी चीज देख ली जिसे देखकर मुकेश बस उसको देखे ही जा रहा था। मुकेश को देखकर साफ पता चल रहा था कि मुकेश ने जिस चीज को देखा है उसे देखकर मुकेश बहुत डर चुका था। तभी रोहन की नजर मुकेश पर पड़ी तो उसे ऐसे डरे हुए देखकर रोहन बोलता है, अरे भाई तुझे क्या हो गया? पर मुकेश कुछ नहीं बोलता, वो बस उंगली से इशारा कर देता है। जिस तरफ मुकेश उंगली से इशारा करता है उस दिशा में रोहन जैसे ही देखता है तो उसे दिखता है कि उनकी बाइक और कहीं नहीं बल्कि उसी कब्रिस्तान के गेट के आगे खराब हुई थी। पर रोहन एक निडर लड़का था, इसलिए वो मुकेश से बोलता है, अरे भाई तू क्यों डर रहा है? बाइक इतने समय में घर में ही खड़ी थी, इसलिए खराब हो गई, और तू बिल्कुल घबरा मत। अरे यार तू बाइक से नीचे उतर, फिर मैं देखता हूँ यहाँ कोई मैकेनिक है या कुछ भी है।
रोहन ने इतना ही कहा था कि तभी मुकेश बोलता है, यार वो देख मैकेनिक की दुकान। रोहन जैसे ही उस तरफ देखता है तो उसे दिखता है एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक पीला बल्ब टंगा हुआ था और उसमें 45-50 साल का एक अधेड़ आदमी बैठा हुआ था। फिर उन दोनों ने बाइक को उस मैकेनिक के पास ले जाते हैं और रोहन बोलता है, अरे काका जरा देखना, हमारी बाइक अचानक बंद हो गई, देखना इसमें क्या हो गया। रोहन की बात सुनकर वो मैकेनिक उनकी तरफ देखता है और बोलता है, अच्छा बेटा तुम कुछ देर यहीं बैठो, मैं अभी देखता हूँ इसमें क्या हुआ है। इतना बोलकर वो आदमी बाइक ठीक करने लगता है और रोहन और मुकेश अभी वहीं बैठे थे। तभी रोहन बोलता है, यार तू यहीं बैठ, मैं अभी 1 नंबर करके आया। इतना बोलकर रोहन 1 नंबर करने चला जाता है और थोड़े ही आगे जाकर टॉयलेट करने लगता है। और जैसे ही टॉयलेट करके पीछे मुड़ता है वो देखता है उसके पीछे एक आदमी खड़ा और वो उसे देखे जा रहा था। रोहन को ये देखकर बड़ा अजीब लगता है और तभी वो आदमी बोलता है, वो जो लड़का वहाँ पे खड़ा है ना, वो तुम्हारा दोस्त है ना? फिर रोहन जवाब देते हुए बोलता, हाँ है तो। फिर वो आदमी बोलता है, पर वो तुम्हारा दोस्त उस फटी हुई झोपड़ी के पास क्यों बैठा है? आखिर वो वहां बैठ के कर क्या रहा है? रोहन उसकी बात सुनकर बोलता है, बंद झोपड़ी? अरे इतना बोलकर वो पीछे मुड़ता है और चुप हो जाता है क्योंकि वो देखता है जो मैकेनिक अभी उनकी बाइक ठीक करने के लिए वहां बैठा था वो वहां था ही नहीं और उसकी दुकान भी बंद थी और मुकेश अभी भी वहीं बैठा था। और यह सब देखकर रोहन बोलता है, ये मैकेनिक इतना जल्दी कहाँ चला गया और इसने अपनी दुकान भी इतनी जल्दी कैसे बंद कर दी? इतना बोलकर रोहन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है वो आदमी गायब हो गया था। वहाँ कोई आदमी था ही नहीं। उसे लगा कि ये कौन हाथ था जो उसको बता रहा था और अब अचानक से गायब हो गया। ये देखकर उसको बहुत हैरानी हुई और ये आदमी गया कहाँ, अभी तो यहीं था। रोहन मन में बुदबुदाया। रोहन वैसे तो कभी डरता नहीं था पर उसे आज जो देख रहा था उसे देखकर वो डरने लगा था। फिर उसके बाद रोहन बिना टाइम गवाए मुकेश के पास आ जाता है और बोलता, भाई उठ जल्दी कर, यहाँ से चलते हैं। फिर मुकेश बोलता है, पर क्यों भाई, बाइक तो अभी ठीक होने वाली है। मुकेश के इतना बोलते ही तुरंत एक आवाज आती है, अरे बेटा क्या हो गया, आपकी बाइक तो बस ठीक होने वाली ही है। ये और किसी की आवाज नहीं थी बल्कि उसी मैकेनिक की आवाज थी। रोहन जैसे ही अपना सर ऊपर उठाकर देखता है वो मैकेनिक वहीं खड़ा था और उसकी दुकान भी खुली हुई थी। रोहन यही सब सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो यहाँ कोई नहीं था, यह सब हो क्या रहा है? यह सब रोहन सोच ही रहा था। तभी मुकेश बोलता है, अरे तुझे क्या हो गया, अब तू कुछ बोलेगा भी कि ऐसे शांत रहेगा? पर रोहन यही सब सोच रहा था कि मुकेश को कैसे बताऊं कि पिछले 10 मिनट में मेरे साथ क्या हुआ। पर थोड़ा सोचने के बाद रोहन बोलता, मुकेश तू उठ यार, 1 मिनट के लिए तू मेरे पास साइड में आ। इतना बोलकर रोहन मुकेश को थोड़ा साइड ले जाकर बोलता है, यार मुकेश ये जो मैकेनिक है ना, मुझे लगता है ये भूत है। मुकेश रोहन की बात सुनकर हंसने लगता है और बोलता है, महाना मैं भूत से डरता हूँ पर इतना भी नहीं डरता कि जो तू बोले जाए उस पर मैं विश्वास कर लूँ। अब मजाक बंद कर और चल गाड़ी के पास बैठते हैं, वरना वो बहुत टाइम लगाएगा ठीक करने में। फिर रोहन बोलता है, रुक भाई। फिर उसके बाद रोहन उसको सारी बात बताता है जो पिछले 10 मिनट में उसके साथ हुई थी। फिर मुकेश रोहन की बात सुनकर बोलता है, यार तुझे कोई वहम हुआ होगा। इतना बोलकर वो वापस गाड़ी के पास आ जाते हैं। मुकेश ने रोहन की बात को मजाक में ले लिया था, इसलिए वो दोनों वहीं अपनी गाड़ी के पास ही जाकर बैठ जाते हैं। पर तभी वो मैकेनिक अपनी गंभीर आवाज में बोलता है, बाबू साहब क्या आपने यह अभी तक ये नहीं सोचा कि एक सुनसान सड़क पर और आसपास कोई दुकान ना हो, बस कब्रिस्तान के गेट के सामने एक मैकेनिक की दुकान है और बगल में जंगल भी है और उसने भी रात के 12 बजे अपनी दुकान खोल रखी है। वो दोनों कुछ नहीं बोलते, बस एक दूसरे को देखते हैं और उसी मैकेनिक की बात सुनते रहते हैं। फिर वो मैकेनिक अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता, मैं आपकी बाइक ठीक तो कर दूंगा पर उसके पैसे मैं नहीं लूंगा। फिर मुकेश ने झिझकते हुए कहा, पर क्यों? फिर वो मैकेनिक मुस्कुराते हुए बोला, मैं पैसे नहीं लेता और मुझे पैसे चाहिए भी नहीं, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इस बाइक के रिपेयर के बदले में तुम दोनों की जान चाहिए। यह सुनकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं और दोनों अब आओ देखे न ताओ वहां से तुरंत उठकर भागने लगते हैं। दोनों लगातार भागे ही जा रहे थे पर वो कब्रिस्तान की दीवार पार नहीं कर पा रहे थे, यानी वो कब्रिस्तान से आगे नहीं जा पा रहे थे। दोनों को अब भागते भागते लगभग आधा घंटा हो गया था और दोनों की सांस भी फूलने लगी थी। पर तभी दोनों अचानक रुक जाते हैं और वो दोनों देखते हैं आगे उसी ही मैकेनिक की दुकान थी और वही कब्रिस्तान का गेट था, यानी दोनों भागते भागते फिर वहीं आ गए थे जहां से चले थे। फिर तभी वो दोनों देखते हैं कि वो मैकेनिक अभी भी उन्हें ही देखकर मुस्कुरा रहा, मानो वो कह रहा है कि अब तुम कहीं नहीं जा सकते, अब तुम घूम के मेरे पास ही आओगे। दोनों सोच ही रहे थे कि वो क्या करें, तभी रोहन मुकेश को जंगल की ओर भागने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद दोनों जंगल की ओर भागने लगते हैं
और दोनों भागते भागते अब जंगल के काफी अंदर चले गए थे। तभी दोनों को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई आती है। आवाज सुनकर दोनों पहले एक ही जगह पर रुक जाते हैं, फिर दोनों जिस ओर से औरत की रोने की आवाज आ रही थी उस ओर जाने लगते हैं। पर थोड़ा ही आगे जाकर दोनों देखते हैं एक औरत उनसे थोड़ी ही दूर पर बैठी अपना सर नीचे करके रो रही है। पर रोहन को पता नहीं क्या होता है, वो उस औरत के पास जाने लगता है। मुकेश उसे रोकना तो चाहता है पर कुछ नहीं बोलता और वो भी उसके साथ वही करने लगता है। फिर उसके बाद रोहन उस औरत के पास जाता और बोलता है, अरे सुनिए, कौन है आप और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? पर वो औरत रोहन की बात का कोई जवाब नहीं देती, जैसे उसके रोहन की बात सुनी ही ना हो। फिर रोहन अपने हाथ से उस औरत को टच करते हुए एक बार फिर बोलता है, अरे कौन है आप और आप क्यों रो रही हैं? इस बार वो औरत उनकी बात सुन लेती और वो अचानक से रोना बंद कर बोलती है, उसने मेरे पति को मार दिया। बस इतना बोलकर वो औरत फिर रोने लगती है। फिर मुकेश डरते डरते बोलता है, किसने मारा तुम्हारे पति को? फिर वो औरत अपनी गंभीर आवाज में बोलती है, उसने मेरे पति को मार दिया। उसने मेरे पति से अपनी गाड़ी ठीक कराई थी और जब मेरे पति ने उससे गाड़ी ठीक करने के पैसे मांगे तो उसने मेरे पति को मार दिया और हम अब सबकी गाड़ी ठीक करते हैं पर पैसे किसी से नहीं लेते। इतना बोलकर वो औरत तुरंत चुप हो जाती है। पर यह सुनकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो तभी औरत अचानक से अपना सिर ऊपर उठाती है और उन दोनों की तरफ जैसे देखती है। जैसे ही वो दोनों औरत का चेहरा देखते हैं तो उनका दिल दुगनी रफ्तार से धड़कने लगता है, क्योंकि उस औरत का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ा हुआ था, जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। फिर वो औरत इन दोनों की तरफ ऐसे देखती है और बोलती है, अब तुमने हमसे अपनी बाइक ठीक कराई है, अब तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुम भी पैसे नहीं दोगे और मेरे पति को मार दोगे। दोनों जैसे ही यह बात सुनते हैं उनके अंदर डर की एक लहर सी दौड़ जाती है और दोनों हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगते हैं, हमें जाने दो, हम तो पैसे देने ही वाले थे, हमें जाने दो। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती, बाइक ठीक हो गई है बाबू साहब। आवाज सुनकर जैसे ही दोनों पीछे देखते हैं तो वो मैकेनिक उनके पीछे खड़ा था और वो मैकेनिक फिर बोलता है, आपकी बाइक ठीक हो गई है। उसके इतना बोलने के बाद रोहन और मुकेश रोते हुए बोलते, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं करा है, हमें जाने दो। पर उनकी बात सुनकर वो मैकेनिक बोलता है, कुछ करने के लिए तुम बचोगे कब? इतना बोलकर वो उनके पास आने लगता है और वो जितना उनके पास आ रहा था वो मैकेनिक उतना ही भयंकर होता जा रहा था। यानी उसका सफेद चेहरा और सफेद होता जा रहा था, उसकी आंखें और खूनी होती जा रही थी। और तभी उस औरत के रोने की आवाज और बढ़ने लगती है। उसकी आवाज इतनी तेज हो रही कि अब रोहन और मुकेश के कान से खून निकलने लगता है। फिर उसके बाद मैकेनिक फिर एकदम से उनके पास आ जाता है, पर वो दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर लाखों चींटियां छोड़ दी हों और वो सब चींटियां एक साथ उन्हें काट रही हों। वो दोनों कुछ कर पाते इसके पहले ही मैकेनिक ने रोहन की आंखें निकाल ली। रोहन दर्द से तड़प रहा था। तभी वो मुकेश के सामने अपना दम तोड़ दिया, पर मुकेश कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी मैकेनिक ने मुकेश की भी आंखें निकाल ली और देखते ही देखते मुकेश भी तड़प कर अपना दम तोड़ देता है। कहते हैं कि आज भी उस कब्रिस्तान के गेट के आगे वही मैकेनिक रात को अपनी दुकान खोलता है और वो अभी भी गाड़ी ठीक करने के पैसे नहीं लेता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसी कहानी अच्छी लगती है। अगर आप अपनी कोई कहानी हम तक भेजना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पर हमको भेज सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कहानी इस प्रकार है जिसका शीर्षक है हांटेड बस। ये कहानी आशीष और रिया की है। सामान पैक करो रिया, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। तुम शायद भूल गई कि कार सर्विस को दे रखा है हम लोगों ने। जल्दी करो नहीं तो कोई सवारी नहीं मिलेगी। अपने फोल्डर कलर्स को तेजी से समेटता हुआ आशीष बोला। अरे बाबा, बस हो गया, कल की एग्जीबिशन की कुछ तैयारियां रह गई थी, वही निपटा रही थी। तेजी से आगे बढ़ते हुए आशीष का पीछा करती हुई रिया लपकती हुई उसके पीछे भागती हुई बोली। कुछ कल के होने वाले इवेंट का टेंशन था और उस पर से थकान। आशीष में को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ बोला नहीं, वह काफ़ी चुप ही था। ऐसा करना आशीष, तुम अपनी एक सेल्फी निकाल लो, कल एग्जीबिशन के गेट पर लगा देंगे। तुम्हारा फूला हुआ मुंह देखकर आने वाले दर्शक समझेंगे कि ये एंटीक पीस है। इसी तरह अंदर भी काफ़ी एंटीक ही होंगे। रिया की यह बात सुनकर गंभीर मुख कर बनाकर खड़ा हुआ आशीष एकदम से उसकी हंसी छूट पड़ी। अब यह प्यारा युगल आर्ट गैलरी के कॉरिडोर से होता हुआ सड़क पर हाथ में हाथ डाले आ गया था।
आशीष और रिया की मुलाकात फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा करते हुई थी। बेहद प्रतिभाशाली दोनों एक दूसरे के गुणों से बहुत ही जल्दी अवगत हो गए थे और अपनी पढ़ाई पूरी होते ही दोनों जीवन बंधन में बंध गए और एक साथ जीवन बिताने का फैसला लिया था। अपनी इस आर्ट स्टूडियो को उन्होंने बहुत मेहनत से खड़ा किया था और इस संस्थान में अनेक छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए आते थे। कल का दिन दोनों के लिए बहुत ही खास होने वाला था क्योंकि वह अपने जीवन की पहली आर्ट एग्जीबिशन लगाने वाले थे। आशीष, देखो कैब बुक कर लेते हैं। सड़क पर पसरा सन्नाटा देखकर रिया चिंतित होकर बोली। रिया की बात को मानकर आशीष अपना फोन निकालने ही वाला था कि तभी सामने से एक तेजी से बस आकर रुकी। बस को रुकते ही दरवाजा झटके से खुल गया। बस में अंदर झांकते हुए आशीष ने बोला, सिविल लाइन ही जाएगी क्या ये बस? अंदर बैठे भावहीन चेहरे वाला व्यक्ति जो शायद कंडक्टर लग रहा था, उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसका गंभीर चेहरा देखकर आशीष कुछ सोच ही रहा था कि रिया उसका हाथ पकड़कर तेजी से बस में चढ़ गई और बोली, अरे वाह, जल्दी चलो। बस पूरी तरह से भरी हुई थी। बैक सीट बिल्कुल खाली दिखाई दे रही थी। दोनों तरफ की सीट के बीच से गुजरते हुए दोनों जाके पीछे तक जा पहुंचे। उस लेन से गुजरते हुए आशीष एक बात महसूस किया कि सभी के चेहरे नीचे झुके हुए थे। पीछे बैठे हुए आशीष ने यह बात जब रिया को बताई तो वह बोली, रात का समय है यार, ज्यादातर लोग सो ही रहे होंगे, आप भी ना यही सब सोचते रहते हैं। उनके बैठते ही खट सी आवाज से मेन डोर बंद हो गया और घर की आवाज से बस चल दी। रात गहराती जा रही थी। रिया के साइड में करीब 10-12 साल की एक लड़की बैठी थी। रिया उसको देखकर मुस्कुराई, लेकिन वह पत्थर की तरह बैठी रही। उसकी मासूमियत बरबस रिया का ध्यान खींच लेती थी उसकी तरफ। कला की पारखी रिया उसे जल्दी से जल्दी अपनी ड्राइंग सीट पर उतारना चाहती थी। थोड़ी देर शांति रही बस में। बस भी पूरा फुल स्पीड में दौड़ी जा रही थी। लड़की को सपाट देखते हुए रिया उसकी तरफ बोली, हेलो बेटा, आप अपना स्केच बनवाओगी? लड़की अब भी शांत थी। उसने हाँ में सिर हिला दिया। धीरे धीरे बस में अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कि शायद कोई रो रहा था। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी। घबराकर आशीष ने अपने थोड़े से आगे वाले यात्री से पूछा, जो कि सिर झुकाए हुए बैठा था, क्या हुआ, ये कैसी आवाजें आ रही है? जैसे ही वह व्यक्ति ने सिर उठाया, उसका आधा चेहरा जला हुआ था। देखकर रिया की चीख निकल गई। वह व्यक्ति बोला, शायद आगे किसी को चोट लगी होगी, इसलिए कोई रो रहा है। धीरे धीरे बस में रुदन बढ़ता जा रहा था। रिया ने देखा बराबर बैठी लड़की का चेहरा पूरा पत्थर के समान ही था, लेकिन उसकी आंखों से लाल आंसू बह रहे थे। आशीष और रिया पूरी तरह से घबरा चुके थे। आशीष ने खड़े होकर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बस यहीं रोक दो, हमें यहीं उतरना है। अरे यार, मैं कह रहा हूँ कि बस यहीं रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ड्राइवर अभी भी बस को बहुत तेज दौड़ाया जा रहा था। फिर से एक बार आशीष ने चिल्लाया जोर से कि अरे बस यहीं रोक दो, लेकिन बस थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बस में सभी लाइटें जो थी वह तेजी से जल बुझ रही थी। आशीष रिया को लेकर पीछे वाले इमरजेंसी गेट पर आ गया। अगले स्टॉप पर बस थोड़ा हल्का रुकी। रिया और आशीष दोनों बस से कूद गए। थोड़ी गति धीमे होने के कारण रिया और आशीष को हल्की चोटें आई थी। बस तेजी से आगे निकल चुके थे। आशीष ने उठकर रिया को सहारा देकर उठाया। अब दोनों बस जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते थे। वहां से दोनों ने कैब बुक कर ली। घर पहुंचने तक रिया बेहद घबराई हुई थी। आशीष ने उसे काफी और पेन किलर देकर सुला दिया। गिरने से उसको भी बहुत सारी चोटें आ गई थी, तो वह खुद भी पेन किलर खाकर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसे वही बस की घटना याद आ जा रही थी। उसी आदमी का जला हुआ चेहरा याद आ जा रहा था। सुबह नाश्ते की टेबल पर दोनों बेहद शांत थे। रात की घटना से अपना ध्यान हटाकर आज के प्रति इवेंट में ध्यान लगाना चाहते थे। आशीष बोला कि वह कोई साधारण बस नहीं थी, वह जरूर हांटेड बस थी। रिया हंस पड़ी, अरे तुम कब से इन बातों को मानने लगे? लेकिन आशीष अब उसकी किसी बात का उत्तर नहीं देना चाहता था। आर्ट गैलरी जगमगा रही थी। आशा के विपरीत अप्रत्याशित भीड़ को देखकर दोनों बहुत खुश थे। आशीष दौड़ दौड़ कर व्यवस्था देख रहा था। रिया आए मेहमानों को एक समूह को किसी आर्ट पीस की विशेषताएं बताने में मग्न थी। तभी उसने देखा कि वह बस वाली लड़की उसकी तरफ आ रही थी। उसको देख लिया रिया उसकी तेजी से उसके पास पहुंची। तुम यहाँ कैसे? पूछने पर वह लड़की बोली, आपने ही तो कहा था कि तुम्हारा स्केच बनाना है, तो मैं बस आपके पास आ गई अपने बाबा के साथ। अरे बुलाओ, बाबा कहाँ हैं आपके? रिया ने एंट्रेंस की तरफ झांकते हुए पूछा। वह मुझे छोड़कर चले गए। और आप मेरा कब स्केच बनाएंगे? उन्होंने बोला है कि मेरा स्केच बनाते ही वो आ जाएंगे। रिया बोली, अच्छा बैठ जाओ। कहकर उसने अपने एक स्टूडेंट से लड़की को लिए चॉकलेट लाने को कहा। उसने आशीष को भी मैसेज कर दिया कि वह वहाँ जल्दी आए। आशीष को दिखाना चाहती थी कि देखो यह लड़की आई है।
आशीष में उस बस के लिए जो गलत धारणा पाल रखा है उसको दूर हो जाएगी। रिया उस लड़की को बिठाकर स्केच बनाने लगी। मैडम, यह चॉकलेट किसको देनी है? चॉकलेट ले आके स्टूडेंट ने रिया से पूछा। तो रिया बोली, अरे इस लड़की को दे दो। और उस लड़की की तरफ मुंह करके बोली, अरे बेटा, मैं तो आपका नाम ने पूछना ही भूल गई। तब तक आशीष भी आ चुका था। वह बोला रिया से कि किससे मिलवाना है। वह परेशान था, उसके हाथ में अखबार था। मैडम, आप किसकी बात कर रही हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं है। रिया को चॉकलेट देता हुआ स्टूडेंट आगे चला गया। अब रिया के माथे से पसीना छूट गया था। देखो रिया, हमारा जिस बस में हम बैठे थे कल सुबह उस बस का एक्सीडेंट हो गया था और सारे यात्री मर गए थे। आशीष की आवाज़ उसके कानों से दूर से आते हुए महसूस हो रही थी। सामने बैठी लड़की मुस्कुरा रही थी। कोई मुझे नहीं देख पाएगा, सब भूत समझते हैं ना मुझे। आपने मेरा स्केच बनाने को कहा था, मैं सिर्फ आपको दिखूंगी। आप मेरी बहुत सारी स्केच बनाना। रिया की आवाज़ उसके गले में घुटते हुए महसूस हो रही थी और उसके हाथ बिना उसके नियंत्रण के ही उस लड़की का स्केच बनाने में व्यस्त थे। स्केच पूरा होने के बाद रिया ने पुलिस को दिखाया तो पता चला कि वह पुलिस वालों ने बताया कि वो जिस बस में सवार थी वो बस पूरी भरी हुई थी और वो बस आर्ट गैलरी में आ रही थी एग्जीबिशन के लिए, जिसका कल सुबह एक्सीडेंट हो गया था। उस दिन के इवेंट के बाद वह लड़की उसे दोबारा कभी दिखाई नहीं दी। आज की कहानी, इसका शीर्षक है एक सपना। रोहन, जय, राहुल, शान 4 दोस्त एक ऑफिस में काम करते थे। उनका बहुत दिन से घूमने जाने का मन था। कल रविवार भी है, ऑफिस बंद भी होगा। ऑफिस खत्म होने के बाद 4 दोस्त आपस में बात करते हैं। राहुल कहता है, चलो यार कल कहीं घूमने चलते हैं। रोहन, अरे पर चलेंगे कहाँ? राहुल, मयंक चलते हैं। जय, वो तो काला जादू वाला गांव है यार, वहां क्या करेंगे जाके? राहुल, ये सब अफवाह है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। शान, मैंने सुना है कि वहां के जंगल में अभी भी काला जादू होता है। राहुल, कभी भी कुछ प्लान बनाओ तुम लोग मना कर देते हो। हम लोगों को जंगल में थोड़ी ना रहना है, हम तो गांव घूमने जा रहे हैं। वैसे भी इन शहर की हवा में अब दम घुटता है। रोहन, मुझे नहीं चाहिए भाई, कल आराम से देर तक सोऊंगा, छुट्टी भी है। राहुल, डर गया, इतनी सी बात में तेरी फट गई। रोहन, ऐसी बात नहीं है भाई। राहुल, तो कैसी बात है? एक दिन की तो बात है, हम भी हैं, साथ में चलेंगे, घूम लेते हैं, मौज करेंगे यार। सोमवार को भी ऑफिस बंद ही रहेगा, सुबह 9 बजे सबको घर से मैं पिकअप कर लूंगा। राहुल की बात पर सबने हाँ भी भरी और चारों दोस्त अपने अपने घर चले गए। दूसरा दिन सुबह फोन की रिंग से रोहन की नींद टूटी। फोन में देखा तो जय का फोन था। रोहन ने नींद में ही फोन उठाया। रोहन, हाँ बोलो। जय, अभी तक नहीं उठा? 9 बजे निकलना था हमें, जल्दी से तैयार हो जा, राहुल गाड़ी लेके आता ही होगा। इतना बोल के जय ने फोन काट कर दिया। रोहन उठ के फ्रेश होने लगता है, तभी बाहर से कार की हार्ट बजती है। रोहन खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर राहुल कार लेके खड़ा था। जल्दी से तैयार होकर रोहन बाहर निकलता है। कार के ग्लास पर नॉक करते ही राहुल ने गेट खोल देता है। रोहन पूछता है, कहाँ जाना है? राहुल, अब कल ही तो बोला था, भूल गया क्या? रोहन, देरी हो गई ना, इतना पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। क्या इतना रात को सुनसान रास्ते में जाना ठीक रहेगा? राहुल, कुछ नहीं होगा यार, तू टेंशन मत ले। यह बोलकर राहुल ने कार स्टार्ट की और आगे जाकर जय और शान को भी पिकअप कर लिया। कार में गाना लगाकर चारों दोस्त मयंक चलने लगे। चलते चलते सूरज भी ढलने लगा था। तभी राहुल एक जंगल के रास्ते में कार को घुमा देता है। रोहन बोलता है, मयंक का रास्ता तो सीधा था ना, तो तूने गाड़ी इधर क्यों घुमाया? राहुल, अगर सीधा रास्ते से चलते हो तो रात हो जाएगी, पहुँचते पहुँचते मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ, वहीं से जा रहे हैं। शाम का समय, सूरज ढल चुका था। रोहन राहुल को पूछता है, कितना दूर है अभी? राहुल कहता है, और 5 किलोमीटर, फिर उसके बाद हम मयंक में होंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद जय बोलता है, भाई रुक जा, मुझे जोर की लगी है। शान, अबे थोड़ा देर रुक जा, पहुंचने ही वाले तो है। जय, नहीं भाई बहुत तेज से लगी है, गाड़ी आगे लगा दे साइड में। राहुल सामने ही गाड़ी लगा देता है। जय जंगल में चला जाता है। तीनों कार में जय का वेट कर रहे होते हैं। तभी रोहन को एक सफेद साड़ी में औरत दिखाई देती है। रोहन की पलकें झपकाते ही वो औरत गायब हो जाती है। वो डर जाता है। रोहन राहुल को बोलता है, क्या तूने उस औरत को देखा? राहुल बोलता है, कौन सी औरत बे? रोहन बोलता है, वो पैरों के सामने अभी
वहाँ थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। राहुल बोलता, हमने तो अभी नशा किया नहीं, तुझे कैसे नशा हो गया अबे? रोहन, अरे भाई मैं सच बोल रहा हूँ, औरत ही थी। राहुल बोलता, अबे तू पागल हो गया, इतना घना जंगल और औरत रात में दिखाई दे, वो भी अकेली। रोहन वहम समझकर आगे कुछ बोलता ही नहीं। तभी जय आ जाता है। राहुल फिर से गाड़ी को स्टार्ट करता है और चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद अचानक गाड़ी में धुआं भरने लगता है। राहुल को कुछ नहीं दिखता, वो तुरंत गाड़ी रोक देता है। सब खांसने लगते हैं, किसी को कुछ नहीं दिखता। तभी शान को एहसास होता है कि जय कार में नहीं है। शान बोलता है, भाई जय नहीं है कार में। राहुल बोलता है, अरे अच्छे से देख, यहीं कहीं होगा। शान बोलता है, भाई सच में वो कार में नहीं है। अचानक कार के शीशे पर कुछ बड़ी सी चीज गिरती है। तीनों उतरकर उसे देखते हैं तो उनका दिल जैसे एक वक्त के लिए बंद हो गया। वहां जय की मृत लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। रोहन बोलता है, जल्दी से गाड़ी में घुस राहुल, गाड़ी भगा। तीनों हाँफते हुए गाड़ी में बैठते हैं। राहुल जल्दी से गाड़ी भगाता है। रोहन, हमने गलती कर दी यार इन रास्तों पे आके, कुछ तो बहुत बड़ा यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ तो बहुत बड़ी चीज थी और वो वाकई इंसान तो नहीं हो सकती। राहुल बोलता है, सब मेरी गलती थी यार, आज जय साथ होता अगर मैंने ये गलती नहीं की होती। अचानक गाड़ी रुक जाती है। राहुल बोलता है, लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तुम लोग गाड़ी में रुको, मैं चेक करता हूँ। राहुल कार के बाहर निकलता है और देखने लगता है। बहुत वक्त बाद राहुल न लौटने पर शान और रोहन डरते हुए कार से निकलते हैं, पर वहाँ कोई नहीं था। दोनों राहुल को ढूंढने लगते हैं। वो जंगल में घुसते हैं। दोनों घने जंगल में राहुल राहुल पुकारते हैं। तभी शान थम सा जाता है। वो रोहन को बुलाता है और ऊपर देखने के लिए बोलता है। रोहन जब ऊपर की तरफ देखता है तो राहुल का शरीर एक पेड़ में लटका हुआ था। उस पेड़ की टहनियां राहुल के सीने के आर पार थीं। दोनों डर जाते हैं और कार की ओर दौड़ते हैं। दौड़ते हुए शान अचानक नीचे गिर जाता है और एक पैर की जड़ उसे खींच ले जाती है। रोहन दौड़ रहा था, तभी एक दूसरे पेड़ की जड़ उसको खींच लेती है। वो कोशिश करता है छूटने की, पर उसका पैर पेड़ की जड़ में फंसता चला जाता है। धीरे धीरे जमीन में धंसने लगता है। जब गला तक मिट्टी में धंस चुका है तो वो देखता है कि सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है जो घूंघट के नीचे से हल्के हल्के मुस्कुराहट के साथ खड़ी थी। वो बोलता है, मुझे छोड़ दो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। पर वो औरत ने कुछ नहीं बोला। रोहन पूरा धंस चुका था। मिट्टी में उसकी आंख भी धंसती जा रही थी और काला अंधेरा। इसी अंधेरे के साथ अचानक रोहन की नींद टूटी। वो डर गया, वो सदमे में था। क्या ये सपना था? सामने टेबल पर रखे पानी की बोतल को पीता हुआ बोला। तभी रोहन का फोन बजता है। रोहन ने देखा तो अनजान नंबर था। रोहन ने फोन उठाया। रोहन बोलता है, हेलो, कौन बोल रहा? दूसरी तरफ से आवाज आती है, रोहन, मैं गोवनगर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आप यहाँ से जल्दी आ जाइए। आपके 3 दोस्तों की लाश हमें मयंक के जंगल से मिली है, वो भी बहुत रहस्यमयी हालत में। आपसे कुछ पूछताछ करनी है। रोहन का फोन हाथ से गिर जाता है। वह सोच में पड़ जाता है, एक दिन जो वो अपने सपने में जी चुका था वो हकीकत में उसके दोस्तों के साथ हुआ है या नहीं। इस कहानी का शीर्षक है कब्रिस्तान से आया पिज्जा का ऑर्डर। ऋषि रात के 10 बजे अपनी बाइक पर बैठकर ड्यूटी खत्म होने का इंतजार कर रहा था। ऋषि एक फूड डिलीवरी बॉय था जिसकी ड्यूटी 11 बजे खत्म होती थी। ऋषि इंतजार ही कर रहा था, तभी उसके फोन में एक ऑर्डर आया। ऑर्डर किसी विनोद कुमार से नाम से था और ऑर्डर पिज्जा का था और उसके पास के रेस्टोरेंट से ही था। ऋषि जल्दी से रेस्टोरेंट में जाता है और ऑर्डर डिलीवरी लेकर जाने लगता है। ऑर्डर की डिलीवरी रेस्टोरेंट की लोकेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। ऋषि 80 की स्पीड से जल्दी से ऑर्डर के लोकेशन पर पहुंच जाता है। लोकेशन एक कब्रिस्तान की थी। लोकेशन पर पहुंचकर ऋषि अपने आप से कहता है, यार गलत लोकेशन, ये लोग ऑर्डर तो कर लेते पर लोकेशन गलत डाल देते। यही सब ऋषि अपने बोल रहा था कि इतने में ऑर्डर के दिए गए नीचे नंबर पर कॉल लगाता है। 1 ही 2 रिंग बजती है, तब तक कॉल रिसीव हो जाता है। कॉल रिसीव होते ही ऋषि बोलता है, हेलो सर, मैं ऋषि आपका पिज्जा ऑर्डर लेकर आया हूँ। सर आप मुझे अपना सही एड्रेस बता दीजिए क्योंकि जीपीएस मुझे गलत लोकेशन पर ले आया है। ऋषि की बात सुनकर आदमी बोलता है, आप अभी कहाँ हैं? ऋषि उस आदमी की बात का जवाब देता है, मैं अभी कब्रिस्तान के गेट पर हूँ, जीपीएस मुझे यहाँ ले आया है। ऋषि की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, तुम बिल्कुल सही जगह पर हो, तुम कब्रिस्तान का गेट खोलकर अंदर आ जाओ, मैं अभी अंदर ही हूँ। यह सुनकर ऋषि को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो सोचता है क्या पता कब्रिस्तान का चौकीदार हो, इसलिए इतनी रात के यहाँ कब्रिस्तान में बैठा है। ऋषि ठीक है सर बोल के फोन रख देता है।
ऋषि यही सोच रहा था कि वो अंदर जाए या नहीं। ऋषि अपने आप से बोलता है, नहीं यार, मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता। अगर ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो फालतू की पेनाल्टी लग जाएगी और जितना कमाया है आज का वो सब देना पड़ जाएगा। ऋषि ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान के अंदर जाने लगता है। ऋषि कब्रिस्तान के अंदर आ तो गया था, पर उसे ना जाने क्यों थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। कब्रिस्तान के अंदर आकर देखता है तो उसे वहां कोई नहीं दिखता। ऋषि को जब कोई अंदर नहीं दिखता तो वो बोलता है, अरे यार, ये चौकीदार का कमरा कहाँ है। ऋषि यह पूछने के लिए उस आदमी को फोन करने लगता है। ऋषि जब उस आदमी को फोन करता है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। ऋषि हैरानी के साथ बोलता है, ये कैसे हो सकता है? अभी तो इसी नंबर से बात हो रही थी और अब नंबर गलत बता रहा है। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना, कंपनी को बोल देता हूँ कि कस्टमर का नंबर नहीं लग रहा है और ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और फ्री का पिज्जा मिल जाएगा। ऋषि जैसे ही अपने फोन कंपनी में लगाने के लिए मिला रहा था तभी उसके पैर से कोई चीज टकरा जाती है और वो नीचे गिर जाता है। ऋषि अपने फोन की टार्च जलाकर जानने की कोशिश करता है कि वो किस चीज से टकराया था, तो वो देखता है कि वो एक कब्र से टकरा कर नीचे गिरा है और उस कब्र पर लिखा था, लेट विनोद कुमार। जैसे ही ऋषि यह पढ़ता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ऋषि डर से कांप ही रहा था। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, हाँ भैया, मेरा ही ऑर्डर है, मैं ही विनोद कुमार हूँ। ऋषि उसकी आवाज सुनकर जैसे ही पीछे मुड़ता है वहां देखता है कि 25-26 साल का एक लड़का खड़ा था। ऋषि उस लड़के को देखकर डरे ही जा रहा था। तभी विनोद ऋषि से बोलता है, अरे क्या हो गया भाई, तुम इतना डर क्यों रहे हो? ऋषि पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर डरते डरते बोलता है, वो कब्र पर आप ही का नाम लिखा है। ऋषि की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, अरे भाई, क्या एक नाम के और लोग नहीं हो सकते? ऋषि को उसकी बात सही लगती है और वो उसको अपना ऑर्डर दे देता है और शक करते हुए बोलता है, आप इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं? ऋषि की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, मैं यहीं रहता हूँ। यही बोलकर वो आदमी कब्रिस्तान के अंदर जाने लगता है। उस आदमी को ऐसा व्यवहार देखकर ऋषि बड़ा अजीब लगता है। ऋषि उस आदमी को जाते देख ही रहा था तभी उसके पीछे से आवाज आती है, अरे भाई, कौन हो तुम? ऋषि आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ एक 60-65 साल का आदमी खड़ा था। उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि वो वहाँ का चौकीदार था। अरे बेटा, कौन हो तुम और इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? ऋषि उस आदमी की बात का जवाब देते हुए बोलता है, अंकल, मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ और मैं यहाँ पिज्जा डिलीवरी करने आया था। ऋषि की बात सुनकर वो चौकीदार बड़ी हैरानी के साथ बोलता है, पिज्जा डिलीवरी? किसको? ऋषि जवाब देता है, यहाँ जो दूसरे चौकीदार है ना, उसको। चौकीदार ऋषि की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोलता है, दूसरा चौकीदार? अरे बेटा, ये कब्रिस्तान है, कोई बैंक नहीं है जो यहाँ 2-3 चौकीदार लगाने हो। यहाँ तो बस एक ही चौकीदार है, वो भी बस दिन के टाइम के लिए। वैसे उसने अपना नाम क्या बताया था? ऋषि झट से बोलता है, विनोद कुमार। विनोद कुमार का नाम सुनकर वो आदमी बोलता है, वो सामने देख रहे हो, वो उसकी ही कब्र है और अब तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, नहीं तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे साथ कोई भी घटना घट सकती है। वो आदमी जिंदा नहीं है जिसके लिए तुम पिज्जा लेकर यहाँ आए हो। क्या तुमने उसका नाम नहीं पढ़ा जो उस कब्र के शील पे लिखा हुआ है? ऋषि उस आदमी की बात सुनकर बोलता है, अब आप भी कुछ भी बोलोगे अंकल? आज मैं मिला हूँ आपको डराने के लिए, डरा लीजिए आप भी। चौकीदार अपनी गंभीर आवाज में बोलता है, क्या तुमने ये सोचा है कि वो आदमी इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहा था और वो अब गया कहाँ? ऋषि चौकीदार को अपने हाथ से इशारा करते हुए बोलता है, वो उस ओर गया था, पता नहीं अब कहाँ चला गया। यही बोलकर जैसे ही ऋषि चौकीदार की ओर देखता है तो वहाँ कोई चौकीदार नहीं था। ऋषि डरते हुए बोलता है, अरे अंकल कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। ऋषि को सब समझते देर नहीं करता और वो कब्रिस्तान के बाहर की ओर भागने लगता है। ऋषि जैसे ही कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचता है तो देखता है कि कब्रिस्तान के गेट पे बाहर ताला लगा हुआ है। ऋषि डरा हुआ तो पहले से ही था, तभी उसको और डराने के लिए उसके पीछे से एक आवाज आती है, अरे बेटा, तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं क्या? ऋषि आवाज सुनकर जैसे पीछे मुड़ता है तो देखता है कि यही चौकीदार सामने खड़ा था, पर इस बार वो कुछ अलग लग रहा था। इस बार उसका चेहरा सूखा और सफेद था, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। वह ऋषि को बहुत ही भयानक नजरों से घूर रहा था। वो चौकीदार ऋषि के पास आते हुए बोला, तुम अभी तक नहीं गए? मैंने कहा था ना
कि तुम चले जाओ यहाँ से, पर लगता है तुम नहीं जाने चाहते। तुम्हें ये कब्रिस्तान पसंद आ गया है ना? यही बोलते हुए चौकीदार ऋषि के पास आते जा रहा था। ऋषि का उस चौकीदार को पास आते देखकर ऋषि की सांसें रुकने लगती है। वो चौकीदार जितना पास आते जा रहा था वो उतना ही भयंकर होता जा रहा था। चौकीदार के ऋषि के पास आकर बोलता है, मैंने कहा था ना तुम यहाँ से चले जाओ, पर तुम नहीं गए ना। चलो कोई नहीं, अब मैं तो तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, पर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ऋषि डरते हुए पूछता है, कौन नहीं छोड़ेगी? अंकल कौन है वो जो मुझे नहीं छोड़ेगी? चौकीदार ऋषि को उसके पीछे देखने का इशारा करता है। जैसे ही ऋषि अपने पीछे देखता है तो ऋषि को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि ऋषि के सामने कोमल खड़ी थी। कोमल को सामने देखकर ऋषि को सब समझ में आ गया था। उसके साथ यह सब क्यों हो रहा था? कोमल ऋषि की गर्लफ्रेंड थी, जिसे ऋषि ने 1 साल पहले पिज्जा में जहर देकर मार दिया था, और अब कोमल के हाथ में भी एक पिज्जा का बॉक्स था। कोमल वो पिज्जा का बॉक्स ऋषि के पास लाती है और बड़े प्यार से बोलती, ये लो ऋषि, मैं ये पिज्जा खास तुम्हारे लिए लाई हूँ। ऋषि जैसे ही उस पिज्जा के बॉक्स की तरफ देखता है तो उसको दिखता है कि उसमें एक हाथ कटा हुआ था। ऋषि जैसे ही उस हाथ को देखता है तो उसके ऐसा लगा कि जैसे उसका खुद का हाथ कट गया हो। जैसे ही ऋषि अपने हाथ की ओर देखता है तो वो हाथ वही था जो उसके बॉक्स में था, और किसी का नहीं बल्कि उसी का हाथ था। ऋषि अपने हाथ को देखकर दर्द से तड़पने लगता है। तभी कोमल अपनी डरावनी मुस्कान के साथ बोलती है, इसे खाओ ऋषि। ऋषि रोते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो कोमल, मुझसे गलती हो गई। कोमल अपनी गंभीर आवाज में बोलती, मैंने कहा इसे खाओ ऋषि, मैंने कहा इसे खाओ ऋषि, मतलब खाओ, जैसे तुमने मुझे खिलाया था वैसे ही खाओ। जैसे ही उस बॉक्स को पकड़ने के लिए ऋषि अपना हाथ आगे करता है, वो देखता है उसका दूसरा हाथ भी कटा हुआ था। ऋषि दर्द और डर से तड़पे जा रहा था, और कोमल मुस्कुराते हुए ऋषि का दिल देखते देखते खींच के बाहर निकाल लेती है। ऋषि ने अपने हाथों से कोमल को जहर दिया था, तो उसने सबसे पहले ऋषि के हाथ काटे और फिर उसने कोमल के दिल के साथ खेला था, इसलिए कोमल ने उसका दिल ही निकाल लिया। धन्यवाद। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि हमें लगे कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं। शुभ रात्रि।